नमस्कार, आपके इस पसंदीदा शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राहुल गांधी खुद फंस गए या बीजेपी ने फंसाया? विपक्ष खुद परेशान है या बीजेपी परेशान करती है? बिहार और बंगाल में हिंसा इधर से भड़की या उधर से? संसद में विपक्ष की वजह से जो काम नहीं चल पाया या बीजेपी खुद नहीं चलाना चाहती है? पिछले कुछ दिनों में बीजेपी पर तमाम आरोप लगे, बहुत से सवाल पूछे गए। तो जोर से आप सभी लोग बताइए मुझे कि वो सवाल बीजेपी के किस नेता से पूछे जाएंगे? जोर से बताइएगा। स्वागत करता हूं तालियों के साथ रविशंकर प्रसाद जी का। सर आइए प्लीज। रविशंकर प्रसाद जी इस वक्त हमारे स्टूडियो में, बीजेपी के सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री, देश के बहुत बड़े अधिवक्ता और देश के आईटी मिनिस्टर रहते हुए डिजिटल भैया के नाम से मशहूर, जिनके तर्कों से विरोधियों को आ जाता है छठी का दूध याद। टीवी 9 के स्टूडियो में 5 संपादकों और जनता के सवालों का सामना करने आ चुके। स्वागत है आपका सर, एक बार और जोरदार तालियां हो जाए। मेरे साथ यहां पर रविशंकर जी, ये 5 एडिटर्स आप देख रहे हैं, मेरे साथ हैं आप हर्षवर्धन जी, जयंता जी, जयशंकर जी, नीरजा जी और राहुल सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल, बहुत भारी भरकम नाम है, लेकिन आप हमारे सामने गेस्ट भी तो काफी स्पेशल हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा रविशंकर जी, मेरे और यहां पर मौजूद संपादकों के पास आज बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आपके आने से पहले ये जनता एक सवाल पूछ रही थी कि रविशंकर प्रसाद जी हर वक्त इतना गुस्से में क्यों रहते हैं? ये बच्चे कह रहे थे आपको हंसते हुए नहीं देखा कभी। मैं खूब हंसता हूं, देखो अभी हंस रहा हूं ना। अब ये देखिए, ये हंसी तो है, ये तो हमें पता है, लेकिन चलिए अब मैं जिस मुद्दे से शुरुआत कर रहा हूं, मैं जवाब दे दूं। हाँ। कभी कभी जो सवाल पूछते हैं एंकर ना, उनको कन्विंस करने के लिए थोड़ा आंख दिखानी पड़ती है, हाँ? तो उससे गुस्सा मत समझा करो। बाकी मैं बहुत मस्त आदमी हूं, खूब हंसता हूं और खूब मुस्कुराता हूं। ओके, अब मैं चाहूंगा जरा स्टूडियो में वॉल्यूम थोड़ा लाउड कर दिया जाए। सर, एक ऐसा मुद्दा है, इसे सुनकर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर आएगी। एक ऐसा नाम है, उसको सुनकर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर आएगी। वो है राहुल गांधी। अब ये मुझे बताइए, कांग्रेस कह रही है कि आप राहुल गांधी से डरते हैं। ऐसा है, वो राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मोदी जी मुझसे आंख नहीं मिला सकते, मैं बोलूंगा तो सुन नहीं पाएंगे। राहुल गांधी सेल्फ सर्टिफिकेट भाई साहब बहुत देते हैं, तो ठीक है, उनका अधिकार है। लेकिन मेरी राहुल गांधी चिंता दूसरी है। एक प्रधानमंत्री के पुत्र हैं, दूसरे प्रधानमंत्री के पोते हैं, तीसरे प्रधानमंत्री के परपोते हैं। ये उनका बैकग्राउंड है। थोड़ा होमवर्क करना चाहिए ना, थोड़ा लिखना पढ़ना चाहिए, इतना ही मैं कहूंगा। और जो उनको स्थान मिला है, मैंने आपके सामने कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। मैंने सदन में कहा उनके जवाब में कि आप होमवर्क नहीं करते। अब चलिए, उनका स्वभाव है तो है, इसलिए राहुल गांधी से डरने का सवाल कुछ नहीं होता। कांग्रेस पार्टी किसको नेता बनाती है ये तो उनका विषय है, बट आपको मैं लाइटर वेन में इतना ही कह सकता हूं, राहुल गांधी जी इज गुड न्यूज फॉर अस। राहुल गांधी इज गुड न्यूज फॉर अस। यस, ठीक है। अच्छा, इसको इलैबोरेशन में बताइए, व्हाई यू से राहुल गांधी इज गुड न्यूज फॉर यू। आप न समझे, बच्चों की मुस्कुराहट ने काफी कुछ कह दिया। हाँ? अच्छा ठीक है, लेकिन अगर एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, एक तरफ राहुल गांधी जी, इसी के ऊपर देश जनता तय करेगी। अब चलिए, माना कि आप जो कह रहे हैं कि नहीं डरते हैं, लेकिन अगर डर नहीं है तो फिर राहुल गांधी जब सूरत कोर्ट जाते हैं तो आपकी पार्टी के बड़े बड़े मंत्री, आप सभी लोग, प्रवक्ता इतना गुस्से में क्यों आ जाते हैं? देखिए, सवाल नीति का था। आपको कन्विक्शन हुआ, आपको अपील करने का अधिकार है, 2 साल की सजा है, आपको बेल मिलना था। आप कोर्ट में 3-3 मुख्यमंत्री का जमावड़ा पूरी कांग्रेस पार्टी लेके क्यों गए? क्या कहना चाह रहे थे? यह सवाल मैंने उठाया था, मैंने भी उठाया था कि शायद देश में पहली बार हो रहा है कि 3-3 मुख्यमंत्री अपना काम छोड़कर एक डिस्ट्रिक्ट जज के यहां चले जा रहे हैं। यह ठीक नहीं है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अगर राहुल गांधी जी चाहते हैं कि मेरी पूरी पार्टी एक है, तो आपके कारण तो पूरी पार्टी एक है।
आपकी पार्टी, आप बार बार हारते हैं, पार्टी को हरवा देते हैं, फिर भी आपसे कोई सवाल नहीं पूछता, तो पूरी पार्टी आपके पीछे खड़ी है। आप जिसको डांट दीजिएगा मुख्यमंत्री बनेगा, वो नहीं बनेगा। तो इनको लेकर के कोर्ट में दिखावा करने की क्या जरूरत है? ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक था और रूल ऑफ लॉ के खिलाफ था। बिल्कुल। रविशंकर जी, आप खुद एक बहुत बड़े वकील हैं इस देश के। छोटे वकील हैं, बड़े। चलिए ठीक है, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या आपको लगता है ऐसा कि बड़े बड़े नेताओं को साथ ले जाने पर कोर्ट के ऊपर दबाव बन जाता है? क्या आपको ऐसा लगता है? मैं हिंदुस्तान की जुडिशरी को बिल्कुल इंडिपेंडेंट मानता हूं। मैं देश का कानून मंत्री भी रहा हूं, मैं जानता हूं। आज ही देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कल 2 फैसले आए हैं। एक फैसले में सरकार के निर्णय की मुखालफत की गई है, तोड़ दिया गया, एक चैनल को बंद किया गया था, और दूसरी जो सारे अपोजिशन पार्टीज ने केस फाइल किया था सीबीआई के खिलाफ, उसको डिसमिस कर दिया गया। यही तो जुडिशरी है। तो फिर मैं पूछ रहा हूं कि कोर्ट का माहौल गरिमामय होता है, वहां 3-3 मुख्यमंत्री अपनी बहन और पूरी पलटन ले जाने की जरूरत क्या थी? लेकिन सर एक बात बताइए, कांग्रेस आपसे ये सवाल पूछती है, जब आप ये तर्क देते हैं कि 2015 की अगर बात की जाए, तब स्वर्गीय अरुण जेटली जी, वो मानहानि का जो केस था, उसमें बड़े बड़े मंत्री वेंकैया जी थे, स्मृति जी थी, राजवर्धन सिंह जी थे, ये सब लोग साथ गए, तो क्या तब भी कोर्ट पर दबाव बनाया जा रहा था? जी नहीं, उस दिन अरुण जेटली का सिर्फ एग्जामिनेशन हो रहा था। प्लीज मेरी बात समझिए। ओके। उसके बाद कोई नहीं गया। फर्स्ट डे एक सॉलिडारिटी में लोग गए थे, क्योंकि श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने सब पर आरोप लगाते थे, बाद में सबसे माफी मांग लिया उन्होंने, सब केस विड्रॉ किया, तो उसके बाद छोड़िए। तो फर्स्ट डे गए थे जिस दिन उनका एग्जामिनेशन था, दैट्स ऑल। यहां पर आपका कन्विक्शन हो गया, आप अपील में गए हैं, और चलिए, अब मैंने अपनी बात कह दी, अब इसको जो समझिए, लेकिन ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। एक मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं रविशंकर जी, क्योंकि अगर राहुल का अपने मुख्यमंत्रियों के साथ अदालत जाना, जज साहब पर दबाव बनाना है, तो फिर एक वीडियो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा देखिएगा, और ऑडियो उसको प्लीज लाउड रखिएगा, प्ले करिए इसको जरा यहां पर। सरकार ने नौकरी दी है सर, बस थोड़ी सी समझ आ रही है। वो हल हो जाएगी, चिंता मत करो। वो एक जज है, उसके माथे में कुछ गड़बड़ है, तो ठीक करेंगे उसको। एक जज हैं, उनके माथे, इन्होंने माफी मांग लिया, आप पूरी बात दिखाइए। गलत बात, ठीक है। नेक्स्ट डे उन्होंने कहा मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है, आपको भी दिखाना चाहिए। ठीक है, मैं आपकी ये बात मानता हूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसे स्टेटमेंट, क्या ये सारी चीजें करना जरूरी है क्या? मैं आपको फिर कह रहा हूं, जब एक बार हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने उसको स्वीकार कर करके थोड़ा स्टेटमेंट दे दिया, तो मैटर शुड एंड देयर। ठीक है, ओके। जयंता जी एक सवाल पूछना चाह रहे थे अभी राहुल गांधी पर। मैं राहुल गांधी के बारे में मेरा एक सवाल है कि आप खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी जितना राजनीति में रहेंगे सक्रिय, तो आपके लिए अच्छा ही है, और ये भी एक परसेप्शन जैसे सोशल मीडिया में भी होता था, ही इज़ ए नॉन सीरियस गाय, और जहां मोदी जी 24/7 राजनीति और इसमें इतना एक्टिव है, तो आप इस समय डिस्क्वालिफिकेशन इशू लेके इतना एक्टिव होके राहुल गांधी के बारे में जो कर रहे हैं, क्या इसमें कोई स्ट्रैटेजी है कि आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस राहुल गांधी को दे के प्रतिपक्ष के जो यूनिटी है उसको और ज़्यादा उसमें भेद आएगा, और राहुल गांधी नॉन सीरियस, उसको अगर आप इतना बढ़ा के चढ़ा के दिखाएंगे, तो क्या एक्चुअली इसमें आपका ज़्यादा फायदा है? मैं जरा अपने यंग फ्रेंड्स को एड्रेस करूंगा, इस सवाल बहुत अच्छा सवाल है। राहुल गांधी ने क्या कहा था? 2019 में कहा था सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। उस समय न अडानी थे, कोई नहीं था, 19 की लोकसभा थी। मोदी अधिकांश बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, हमारे बिहार में, यूपी में, बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में, तो दे फेल्ट ऑफेंडेड। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, कोई पूछे कि सारे प्रसाद गड़बड़ क्यों होते हैं या सारे चतुर्वेदी गड़बड़ क्यों होते हैं, वे भी अनकंफर्टेबल फील करेंगे, हम भी करेंगे। दैट वाज टोटली रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ राहुल गांधी। केस हुआ, उनकी सुनवाई हुई, उनकी गवाही हुई, उनके पक्ष में, उनके खिलाफ। कोर्ट ने पूछा आप माफी मांगेंगे क्या? वो कह सकते थे कि मेरा इरादा ये नहीं था, बात खत्म हो जाती, मैं माफी नहीं मांगूंगा, तो कोर्ट ने कन्विक्ट किया। तो पहले राहुल गांधी के आज की पॉलिटिक्स से 2019 के स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। अब
आप तो अनुभवी पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि अब तक 32 लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं। हमारे 6 भाजपा के लोग भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं। ललित थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जैसे ही आपको 2 साल या उससे अधिक सजा हुई और करप्शन वगैरह मामले में 1 महीने की भी सजा हुई, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इसी को रोकने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार एक ऑर्डिनेंस आई थी। और आपने परिचय में आपने मेरा वो परिचय दिया क्या कि चारा घोटाले में सीबीआई इंक्वायरी कराने वाले वकील रविशंकर मैं ही हूं, आपको पता है कि नहीं? जी बिल्कुल। अलकतरा घोटाले में लोगों को जेल में वकील मैं ही हूं। बिल्कुल। तो लालू प्रसाद को जेल हो गई थी, उन्होंने अपने को बचाने के लिए मनमोहन सिंह से ऑर्डिनेंस बनवाया कि हम एमपी रह जाएं। क्या कहा राहुल गांधी ने? इट इज नॉनसेंस, फाड़ दिया। तो उनकी बात है। तो आज जब कानून सुप्रीम कोर्ट का यह है कि जैसे ही आप डिस्क्वालीफाई हुए आपकी सदस्यता खत्म। तो अगर आजम खान पर हो गया, बीजेपी के 6 मेरे पर हो गया, लालू प्रसाद पर हो गया, जयललिता मैडम पर हो गया, तो आपके एक्सेप्शन कैसे होगा? ये तो सवाल है। मैं इस मुद्दे पर आऊंगा क्योंकि इस पर एक काउंटर उन्होंने भी दिया। लेकिन हर्षवर्धन जी, आपका सवाल। नहीं, एक सवाल रविशंकर जी, चूंकि आप बड़े वकील हैं, बड़े नेता हैं, आप चारा घोटाले का आपने जिक्र किया, कपिल सिब्बल साहब भी बड़े वकील हैं। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि रविशंकर जी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो भी इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। 2 साल की अधिकतम सजा हो गई, तब तो दोषी हो गए, तब तो राहुल गांधी को तुरंत वैसे ही मान जाना चाहिए था। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये इतनी बड़ी बात थी कि उस पर पूरी पार्टी एकदम से कहती कि नहीं, 2 साल की सजा होनी चाहिए, राहुल गांधी को सदस्यता बाहर कर देना चाहिए, संसद में राहुल नहीं दिखने चाहिए? मैं कपिल सिब्बल जी बड़े वकील हैं, लेकिन उनकी पूरी सोच पर मेरा मतांतर है। एक बार जब एक ट्रायल कोर्ट का फैसला आ गया तो ही वांट्स मी टू सी द जजमेंट। आपके पास फोरम है, आप जाइए अपील करिए। आपने अपील किया है, वहां आप कहिए सजा एक्सेसिव है। मैंने आपको फैक्ट्स ऑफ द केस त्रिपाठी जी पहले ही बताया कि उस कोर्ट ने, जहां तक मेरी जानकारी है, राहुल गांधी से कहा आप माफी मांगेंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं मांगूंगा। क्योंकि समस्या राहुल गांधी जी की कुछ 2-3 है मेरे नौजवान साथियों। राहुल गांधी गलती नहीं कर सकता, राहुल गांधी माफी नहीं मांगेगा, राहुल गांधी एक गांधी है। अब इससे अधिक तो मैं नहीं बोलूंगा यार, बाकी बात तो पब्लिक मीटिंग में बोलूंगा। अच्छा, उसमें समस्या हो जाती है। रविशंकर जी, एक चीज जो कांग्रेस बार बार पूछती है वो ये है कि अमरेली के जो सांसद हैं उनको 3 साल की सजा हुई, उनको पूरा मौका दिया गया, वहां पर एकदम अलग स्टैंडर्ड्स अपनाए जा रहे हैं, यहां पर अलग स्टैंडर्ड्स अपनाए जा रहे हैं। भाई बीजेपी के 6 मेले को मैंने बताया ना, कहे तो नाम गिना दूं, उसमें 3 तो यूपी के हैं, 4 यूपी के हैं, एक कर्नाटक का है, एक मध्य प्रदेश का है। तो आपको दोनों चीज देखनी चाहिए ना। जयललिता कैसे चली गई, लालू प्रसाद कैसे चले गए, अब वो फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है मुझे मालूम करना पड़ेगा। आई शुड वेरी क्लियर टू। लेकिन उनको स्टे कब मिला, तुरंत मिला क्या, थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन मैंने ही टीवी में इस बात को सबसे पहले कहा कि अब तक 32 लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं कन्विक्शन होने के बाद, और उसमें सपा के हैं, भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं, मुस्लिम लीग के हैं, सबके हैं। तो राहुल जी, आपके लिए एक नया कानून कैसे बनेगा? आपके लिए कुछ नहीं होता। आप एक बार कोर्ट में कह देते, और यहीं पर उनका अहंकार आता है कि माय लॉर्ड, मेरी इच्छा ये नहीं कि सारे मोदियों को हमने आरोप लगाया। अगर आपको ऐसा लगता है तो आई एम सॉरी, मैटर खत्म हो जाता है। तो दिक्कत यह है निशांत बाबू कि राहुल गांधी कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। जब यह अहंकार आता है तो समस्या पैदा होती है। अच्छा, एक और सवाल है। राहुल गांधी को घर खाली करवाया जा रहा है, जबकि सुरक्षा कारणों से, चाहे वो आडवाणी जी हो, जोशी जी हो, उनको सरकारी आवास मिला हुआ है। सुरक्षा तो राहुल के पास भी है, उस आधार पर उन्हें भी घर मिलना चाहिए। गुलाम नबी आजाद, मायावती के पास भी बिना सांसद रहते हुए बंगला है। ऐसा है, मैं इस पर एक ही बात कह सकता हूं कि राहुल गांधी को लगता है कि सुरक्षा के आधार पर उनको बंगला रहना चाहिए, तो वो एक आवेदन दे दे गृह मंत्री को। इस पर बाकायदे सम्यक विचार होगा। इस पर मैं कैसे फैसला करूं यहां? बट राहुल गांधी विल हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन मेकिंग ए रिक्वेस्ट, जो बाकी लोगों ने किया था। नहीं, इस पर एक सवाल निशान जी, रविशंकर जी, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी माफी मांगते, झुकते, सरकार को आवेदन करते, इस मुद्रा में दिखे? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हम प्रक्रिया की बात खाली करें। राहुल गांधी के लिए अलग प्रक्रिया नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। यह देश बदल रहा है। एक चाय वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है। अब यह नहीं कि फलाने बाबू के बेटा, उनके पोता, उनके परपोता। लेट लॉ बी द सेम अबाउट ऑल। जयशंकर जी,
ये मेरा सवाल है कि आपने कहा ना कि जमा उड़ा गया, चीफ मिनिस्टर्स का जमा उड़ा गया जब वो फाइल कर रहे थे, तो हमारी जुडिशरी इतनी तो कमज़ोर नहीं है कि 3 चीफ मिनिस्टर से घबरा जाएगी। और आप लोग कह रहे हैं ना कि हमारे लिए गुड न्यूज़ है, बहुत लोग मानते हैं राहुल गांधी आपके लिए गुड न्यूज़ है, तो ये समझ में नहीं आता कि भाजपा फिर उनके पीछे क्यों पड़ी है, क्या बिगाड़ा है उन्होंने? भाजपा उनके पीछे नहीं पड़ी है, लेकिन भाजपा प्रोप्राइटी की बात क्यों नहीं उठाएगी? वो हमारा अधिकार है, क्षमा करेंगे आप, वो हमारा बाकायदा अधिकार है। अगर आप इसे नहीं टिप्पणी करें नीरजा जी, आप तो बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो कल किसी माफिया विधायक का कन्विक्शन हुआ तो क्या उसकी अपील में उसके चेला गन लेके जाएंगे? ये कहां इसकी सीमा खींचेंगे? वो कहेंगे अगर राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री जा सकते हैं तो मेरे साथ मेरे गुर्गे जाएंगे। इसे सवाल है जुडिशियल प्रोप्राइटी का, बात को समझने की कोशिश करिए। और फिर मैं कहूंगा किसी मुख्यमंत्री को कोर्ट ने रोका नहीं, मैं कोर्ट की शालीनता की तारीफ करूंगा। कोर्ट ने किसी को रोका नहीं, सभी गए साथ में, सभी आए। तो एक प्रोप्राइटी का सवाल है, अब बाकी लोग जैसे सोचे ये ठीक नहीं है। एक अगला सवाल, उससे पहले राहुल सिन्हा जी एक सवाल पूछ रहे हैं। रवि जी, सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी को सजा हुई और उनकी सदस्यता चली गई। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता तुरंत चली जाती है, आजम खां की सदस्यता तुरंत चली जाती है, लेकिन जब बीजेपी के विधायक खतौली के उत्तर प्रदेश के होते हैं उनकी सदस्यता जाने में महीनों लग जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, फिर मैं कहूंगा उनकी सदस्यता गई ना, लालू प्रसाद की गई ना, जयललिता की गई ना, बीजेपी के 6 MLAs की गई ना। ये रिसर्च मैंने ही किया था, सबसे पहले टीवी में डाला था कि 32 लोगों की सूची एक आध कहीं अखबार में छपी थी, फिर मैंने अपना रिसर्च किया। तो ये देश उस तरीके से आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए ना, क्या परेशानी है भाई? शायद आगे नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। और आपको, और एक बात मैं जरूर कहूंगा चतुर्वेदी जी, अभी आपने एक उनके बड़े वकील के पुराने मित्र की चर्चा की, उनके पास तो बड़े वकीलों की फौज है, राज्यसभा भरी हुई है। हमारे तो उतने बड़े वकील राज्यसभा में नहीं है, ठीक है ना? उनकी तो फौज है, बड़े वकील हैं, चार्टर प्लेन से उड़ जाते, सूरत में चले जाते, 1 घंटे में अपील फाइल हो जाती, मेंशन करके स्टे ऑन कन्विक्शन ले लेते। ये किसने मना किया है? और अगर पवन खेड़ा दिल्ली हवाई अड्डे पर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो हमारे मित्र अभिषेक मनु सिंघवी 1 घंटा में स्टे ले आते हैं सुप्रीम कोर्ट से। यहाँ क्या हो गया? लेकिन देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं, इस बात का मुझे जवाब देने दीजिए। ओके, क्या प्लीज। कहीं ना कहीं राहुल गांधी को बलिदानी साबित करने की कोशिश थी? नहीं, मैं बलिदान होऊंगा, क्यों ये निष्कर्ष मैं क्यों नहीं निकालूं निशांत बाबू? ये तो आपने कहा कि नाखून कटा के शहीद हो रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन आप अगर वो जाते हैं कोर्ट में तब दिक्कत है, नहीं जाते हैं तब दिक्कत है। कांग्रेस कहती है वो हमारी रणनीति क्यों डिसाइड कर रहे हैं? हमने कभी नहीं कहा। आज जो परेशान आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि इनका क्यों डिस्क्वालीफाई किया, तो मेरा जवाब एक सिंपल है, उनको अपील करने का अधिकार है, सेशन कोर्ट को उनकी अपील को सुनने का अधिकार है, उस पर स्टे देने का अधिकार है। तो जिस समय हुआ उनकी टीम तैयार रहती वहां पर और जाके फाइल कर देती और मेंशन करती कि आप स्टे कर दीजिए। ठीक है, जयशंकर जी। रवि जी, आज़ादी से लेकर के अभी तक मानहानि के कितने मामलों में 2 साल की सजा हुई? एक। किस मामलों में? मानहानि, डिफेमेशन के मामले में अधिकतम जो 2 साल की सजा होती है, जब से यह कानून बना है तब से लेकर के अभी तक कितने मामलों में अधिकतम हुई है? जहाँ तक हम भी और आप भी आंदोलनों में रहते थे, हम लोगों पर भी कई बार आरोप लगते थे इस तरह के, और अदालत सजा देती थी, अदालत उठने तक की सजा। इस मामले में 2 साल की सजा दी गई। उस दिन सजा दी गई जिस दिन संसद के दोनों सदनों में आवाज़ उठ रही थी कि राहुल गांधी को बोलने दो, राहुल गांधी को बोलने दो, अडानी पर जवाब दो। जिस दिन ये हो रहा था राहुल गांधी को बोलने दो, उसी दिन फैसला आता है, उसके अगले दिन उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। क्या यह संजोग है या प्रयोग है? देखिए, आपने कई सवाल पूछे हैं, तो जरा मुझे विस्तार से इनका उत्तर देने की कृपा अनुमति दें। जरूर सर। राहुल गांधी का ये जो प्रकरण सूरत में चल रहा था, इसका अडानी से कोई मतलब नहीं, मैंने बताया 19 से चल रहा था। कोर्ट की स्टे ले लिया था बीच में उन्होंने। सर एक बार उनको बोलने दे। हाँ, ठीक है। या तो फिर आप ही बोलिए, फिर मैं उनको बोलने दे। हाँ प्लीज। उसके बाद वो कार्रवाई हुई
मैंने पहले भी कहा, उनसे कहा आप माफी मांगेंगे, उन्होंने नहीं मांगा। तो ये तो डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। अब कोर्ट ने गलत दिया सही दिया, इसका फोरम कहां है? सुप्रीरियर कोर्ट है। अब दूसरी बात, आपने कहा कि उनको रोकने की साजिश थी, तो इसका मतलब क्या है कि कोर्ट को हम गाइड कर रहे थे? आपके इस इन्फरेंस का मैं बहुत प्रतिकार करता हूं जयशंकर बाबू। इट्स वेरी अनफेयर। जब प्लीज शांत रहिए। अब आप, जब कोर्ट प्रोसीडिंग में डेट तय थी कि आज हम सजा देंगे, निर्णय सुनाएंगे, तो उस पर यह टिप्पणी करना। अब जहां तक उनके बोलने की बात है, तो राहुल गांधी तो बोल चुके थे। उनका जवाब मैंने भी दिया था लोकसभा में। उन्होंने तो काफी मोदी जी की पिटाई की थी। अब जो आपने अडानी का विषय खोल ही दिया है, तो मैं एक बात क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। क्या मनमोहन सिंह की सरकार में अडानी जी को अवसर नहीं मिला था क्या? ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा माइन कब मिला था? जब मनमोहन थे प्राइम मिनिस्टर। न्यूजीलैंड में कब मिला था? जब मनमोहन थे प्राइम मिनिस्टर। तो क्या मनमोहन सिंह जाया करते साथ में क्या? आज राजस्थान में अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं, तो वहां 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अडानी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर उनके कोल ब्लॉक का एक्सपेंशन मिला है कि नहीं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? आज ममता जी के राज में 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और जो कोचिन के पास नया पोर्ट बन रहा है सीपीएम सरकार में, वो बना रहे हैं अडानी। तो अडानी कांग्रेस में भी कर रहे हैं, सीपीएम भी कर रहे हैं। देश के पूंजी निवेशक क्यों नहीं करना चाहिए? लेकिन दिक्कत क्या है निशांत बाबू, कि राहुल गांधी को हर चुनाव में एक मुद्दा चाहिए। तो 19 में राफेल ले आए चौकीदार चोर, तो जनता से पिट गए। अब ले आए अडानी, तो हम तैयार हैं, मैदान में आ जाएं, जवाब देंगे उसका। अच्छा, लेकिन आपका आरोप है कि विदेश में जाकर राहुल ने देश को बदनाम किया, दूसरे देशों से मदद मांगी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि राहुल ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और आप लोगों ने इस मुद्दे को इतना बढ़ा दिया कि संसद नहीं चलने दी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किया था जी, और मैंने राहुल गांधी का पूरा स्टेटमेंट दिखाया था। वो एक थिंक टैंक में भाषण दे रहे थे। वहां उन्होंने क्या कहा कि डेमोक्रेसी इज अनडन इन इंडिया, दैट इज हिज वर्ड, एंड व्हाट America and European countries are doing, they are completely oblivious to all this. ये मैंने उनके शब्दों को कोट किया है। आप समझते हैं इसका मतलब क्या है? कि भारत में डेमोक्रेसी कमजोर हुई है और इसके लिए अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने वो दिखाया था, तो गलत बात थी। नेक्स्ट डे लगता है उनको यहां समझाए क्या बोल गए, तो कहा हमारा इंटरनल मामला है, लेकिन वो रिकॉर्ड पर है, उनको उन्होंने डिसोन नहीं किया है। मेरे यंग साथी, अगर जनता उनको वोट नहीं देती तो हम क्या करें बताओ? आप ना पड़े। ओके, अब थोड़ा मुझे उनसे बात करने दीजिए। अभी वो नॉर्थ ईस्ट में हार गए, नागालैंड में हार गए, वो फिर मेघालय में हार गए, वो त्रिपुरा में हार गए। रिजल्ट क्या आया? 0/0। उसका तो लंदन गए थे, तो भैया उनको वहां पर माइनॉरिटी डोमिनेंस है, आपको मालूम है क्रिश्चियंस का, वहां भी बीजेपी जीतती है। तो आपको वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? यूपी हार गए आप, बाकी प्रदेश हार रहे हैं आप, आगे फिर हारेंगे। तो राहुल गांधी को अगर वोट नहीं मिलता, उसकी तलखी लंदन में डेमोक्रेसी को ब्लेम करके ना निकाले। ये हमारा सवाल है और ये सवाल रहेगा हमारा। कम ऑन, बी डेमोक्रेट। हार गए, लड़ो उठ करके, जनता का आशीर्वाद दोगे फिर। रविशंकर जी, मैं आपको राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट सुनाता हूं, और वही स्टेटमेंट राहुल गांधी से बाहर नहीं निकलेंगे आज हम लोग। जी, राहुल गांधी से बाहर नहीं निकलेंगे, बिल्कुल बाहर निकलेंगे। इसके बाद ये स्टेटमेंट जरा सुनाइए जरा आप। ये जो स्टेटमेंट है, अब आप मुझे बताइएगा, क्योंकि आपने खुद इसके ऊपर कमेंट किया। एक बार दिखाइए वो स्टेटमेंट जरा। The so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious. इसके बाद जरा दिखाइए। क्यों काट दिया उसको? दिखाइए उसको। अच्छा, अब जरा एक मिनट। Such a big chunk of democracy is today undone. इसके बाद का पार्ट है वो। अब एक और स्टेटमेंट जो कांग्रेस ने ट्वीट किया, एक बार दिखाइए जरा। रविशंकर बाबू को बुलाया करिए, तो थोड़ा मैं होमवर्क करके आता। अरे सर बिल्कुल, आप देखिए एक मिनट, जरा प्ले ऑन करिए जरा। कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है, मैं वो दिखा रहा हूं, दिखाइए जरा। क्या कहा राहुल गांधी जी ने? कि यूरोप और अमेरिका को भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए। ये उनके शब्द है ना? It's our problem, right? It's an internal problem. Next day है। It's an Indian problem, and the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside.
तो अब मैं आपसे जो यहां पर जो एक क्लैरिफिकेशन लेना चाह रहा हूं वो ये है कि आप बता रहे हैं कि पहले दिन राहुल गांधी ने कुछ और स्टेटमेंट दिया, आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर उन्होंने अगले दिन उसको करेक्ट किया। नहीं, मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए जी। वो उनके कई कार्यक्रम थे, क्रोनोलॉजिकली हाँ, उनके लंदन में कई कार्यक्रम थे, तो फर्स्ट डे वाला पहला था और आपके एडिटोरियल विभाग ने बड़ा कमेंट्री लास्ट लाइन काट दिया, सो ए बिग चंक ऑफ डेमोक्रेसी इज अनडन, इसको दिखाना चाहिए। उसका जब नेक्स्ट डे कार्यक्रम था तो लाइव तो हर जगह जाता है, आजकल मामला डिजिटल है, तो क्या हो रहा है अर्जेंटीना में या लंदन में आप लोग के पास मोबाइल पे चला आता है, तो उनको लोगों ने कहा भाई क्या बोल गए भाई, तो उन्होंने कहा कि इट इज माई इंटरनल प्रॉब्लम। राहुल गांधी के पास, क्षमा करें अगर समझदारी होती, मैं इस शब्द का प्रयोग जिम्मेदारी से कर रहा हूं, तो कहते कल मैंने ये बोला वो सही नहीं है, सही ये है कि इंडिया की इशू डेमोक्रेसी हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है, मैटर खत्म हो जाता। ओके, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि फर्स्ट डे उन्होंने कहा डेमोक्रेसी इज अनडन और सेकंड डे उन्होंने उसको करेक्ट किया है, ये दो स्टेट। वो सवाल क्या था? वो सवाल एक महिला पत्रकार ने पूछा कि व्हाट डू यू वांट इंटरवेंशन बाय दीज टू कंट्रीज, तब उन्होंने कहा नो। अंडरस्टूड, क्योंकि आपने भी कहा कि अब राहुल गांधी से निकलने का वक्त आ गया, तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियां दीजिए क्योंकि अब हम दिखा रहे हैं रैपिड फायर राउंड। क्या आप लोग तैयार हैं रैपिड फायर के लिए? क्या आप लोग तैयार हैं रैपिड फायर के लिए? सर यहां पर मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा और उसे देखकर आपके मन में जो पहला शब्द आए हम वो आपसे सुनना चाहेंगे। जो पहला शब्द सर दिखाइए जरा, जो पहला शब्द, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी की छाते वाली तस्वीर, ये देखिए। अब आप बताइए क्या कहेंगे इस पे आप? अब कुछ चीजें दया के पात्र होती हैं। ओके, अगली तस्वीर दिखाइए जरा, पहला शब्द क्या आ रहा है सर बताइएगा? ये देखिए बात, देखिए इस तस्वीर पर शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं ही क्लैरिफाई किया, बाद में उनका क्लैरिफिकेशन में आप दिखा देते। अब मुख्यमंत्री कुछ विशेष सेवा लोगों ने कर दी होगी, छोड़िए इस बात को, चलिए ठीक है, का समय था। अब अगली तस्वीर जरा जोरदार तालियां बजाइए प्लीज। ये देखिए, इस तस्वीर पर आप क्या कहेंगे सर? क्या है? राहुल गांधी सिलेंडर को माला चढ़ा रहे हैं, महंगा हो गया है। भाई राहुल गांधी ने अपने किचन में कभी सिलेंडर को हैंडल किया हो कि नहीं तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बाहर कर रहे हैं, अच्छी बात है, चलिए साहब ठीक है। बता रहे थे वो कि 1000 रुपए का सिलेंडर है इसलिए माला चढ़ा रहे थे। लेकिन अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर जो है वो प्ले ऑन करिए। ये देखिए, ये 400 रुपए के सिलेंडर में खुद सिलेंडर की तरह आडवाणी जी दिखाई दे रहे हैं, उस जमाने की बात है। अब ये सिलेंडर है कि नहीं, एक पोस्टर जरूर है, हम लोग नहीं पहना है, क्या फर्क पड़ता है, इसमें परेशानी क्या है भाई? नहीं, महंगाई की बात हो रही है। हाँ, ऐसा है, महंगाई का विषय तो उठे, उठना भी चाहिए। महंगाई आप कैसे उठाते हैं और हमारी सरकार महंगाई को हैंडल करने के लिए क्या क्या कर रही है और उस समय क्या होता है, तो दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। हाँ। अब मैं कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, आपको एक तस्वीर चूज करनी है। ये तस्वीर, बेहतर नेता कौन, इन दोनों में से ऑप्शन है, आपकी निजी राय। थोड़ा ट्रिकी है सर ये सवाल, ट्रिकी नहीं है, ये दोनों साथ आ गए हैं तो बिहार की जो हालत है दोनों में कोई बेहतर नहीं है। ओके, अगला बताइएगा सर। अगला है बेहतर साथी कौन, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती, ममता बनर्जी या नीतीश कुमार? ऐसा है, ये साथी हमसे बहुत दूर हैं और दूर से ही चिल्ला रहे हैं, छोड़ दीजिए उनको। हमने मोटा मोटी सबके साथ काम किया है, ये सच्चाई है, लेकिन अब सब बहुत दूर चले गए। लेकिन सर इसमें से कौन बेहतर रहा है ये तो बता दीजिए, अनुभव किसके साथ अच्छा रहा? मैं ये जजमेंट कैसे दे दूं? ये जजमेंट बड़ा जजमेंटल हो जाएगा ना, छोड़ दीजिए। अभी तो सब मोदी जी की खिलाफत कर रहे हैं, ये सब प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हैं, ये समस्या है। ओके, समझ गए आप? ठीक है, अब अगले सवाल को आपको प्लीज सर एक चुनना ही पड़ेगा, रिक्वेस्ट है हमारी, प्ले ऑन करिए जरा। यहां पर पहले 2000 तालियां जरूर हुआ करें भाई। ये देखिए, बेहतर कलाकार कौन, रविशंकर जी, अमिताभ बच्चन या शत्रुघ्न सिन्हा? देखिए, एक बहुत ही, माय यंग फ्रेंड्स, एक बहुत सी सिंपल सी चीज है कि जहां पर आपका पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा को मैंने पटना साहिब लोकसभा में 2,90,000 वोट से हराया।
उनकी आवाज़ खामोश हो गई, ठीक है। तो अब मैं उनको चुनूं कि अमिताभ बच्चन को चुनूं? लेकिन अगर आप मुझे सीरियसली पूछना चाहते हैं तो मैं भारतीय फिल्मों के एक दर्शक के रूप में अमिताभ बच्चन को बेटर मानूंगा। ठीक है। सीरियसली बोला। अब ये आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि आप अब ये क्लियर हो गया। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा जी आपकी बहुत बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन अब हम बात करते वैसे हैं। मैं बता दूं, पटना साहिब के चुनाव मैंने फैसला किया कि मैं अपने सम्मानीय विपक्षी कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा का नाम कभी नहीं लूंगा, एंड आई नेवर टुक हिज नेम। 2 महीना मैंने कैंपेन किया, मैंने उनका, लोगों ने बहुत पूछा, सारी इंटरनेशनल नेशनल मीडिया आई हुई, मैंने कहा नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं। खाली मैंने नहीं कहा कि पटना साहब की आवाज़ अब खामोश नहीं रहेगी जो उनके समय थी, मैं बोलता हूं, तो इसलिए मैंने कभी नहीं बोला उनका नाम, इसलिए आज भी नहीं लूंगा। और आप कृपा कर करके जो मेरे नियम है उसको मुझे पालन करें। जरूर, लेकिन आपको एक बात बताना चाहूंगा, इसी कुर्सी पर ऐसे ही एक पैनल के साथ शत्रुघ्न सिन्हा जी बैठे थे, उन्होंने खूब खूब तारीफ की आपकी यहाँ पर। बहरहाल अब मैं बात करता हूँ। तो मैं उनका कोई आलोचना कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मैंने एक शब्द कहा उनकी आलोचना के। अगर आप कहते कि ये कैसे विलेन कैसे बढ़िया है तो मैं बोलता, आपने कंपेयर करा दिया, तो ये मेरा अधिकार है जजमेंट होने का। बिल्कुल है कि अमिताभ बच्चन इज ए बेटर एक्टर। फ्रेंड्स, एम आई रॉन्ग? टेल मी, एम आई रॉन्ग? अच्छा ठीक है। अब मेरा सवाल है, जो देश में अभी कुछ जगह कुछ ऐसी घटनाएं घटी, उसको लेकर बिहार और बंगाल की हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है आपके अनुसार? देखिए, मैं कुछ नीतिगत बातें कहना चाहता हूं। देश के लोगों को रामनवमी में शोभा यात्रा निकालने का अधिकार है या नहीं है, ये मेरा सीधा सवाल है। और रामनवमी तो कोई एकाएक आती नहीं, उसका डेट फिक्स होता है, तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर सकती? यूपी में क्यों शांति रही? यूपी तो पहले अशांत रहता था। और चूंकि मैं बिहार से आता हूं, नालंदा में, तो पिछले साल जहां पर परेशानी हुई वहां सख्त पुलिस थी, तो कार्रवाई कुछ नहीं हुआ जिन लोगों ने करने की कोशिश की। इस बार नए महिला रिक्रूट को डाल दिया, जैसी ढेला चला वो भाग गई वहां से। तो सरकार की पुलिस होती है, इंटेलिजेंस होता है, सख्ती करना चाहिए। बंगाल में कौन सी बात कहे, पहले भी हो चुका है। देखिए, अगर कुछ लोग चाहेंगे कि रामनवमी को शांति से नहीं मनाने दिया जाए, यहां से नहीं जाने दिया जाए, तो परेशानी होगी। देखो मेरे नौजवान साथियों, ये जो हिंदुस्तान का गुलदस्ता है ना, इसमें किस्म किस्म के फूल हैं। रामनवमी भी मनेगी, दुर्गा पूजा भी होगा, नवरात्रि भी होगी, शिवरात्रि भी होगी, ताजिया भी निकलेगा, मुहर्रम भी होगा, क्रिसमस के कैरल्स भी गाए जाएंगे। सरकार का काम यह है हर आस्था को अपने आस्था के सम्मान करने का अवसर मिले और सुरक्षा मिले। जब यह होगा तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वोट बैंक के लिए कुछ को अधिक लिफ्ट और कुछ को नहीं, तो समस्या होगी। वो चाहे हो बंगाल या चाहे हो बिहार, यही समस्या है। नहीं रविशंकर जी, लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है। आप जब ये कह रहे हैं तो आपने कहा कि जितने भी धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय सभी एक साथ निकले। ममता बनर्जी कहती हैं कि आप बंगाल में जाना चाहते हैं, इसलिए रामनवमी के जुलूस पर बहुत जोर दे दिया है, और आप रास्ता बदल के ऐसी स्थिति कर देते हैं कि वहाँ दंगा हो जाता है। क्या कह रही हैं वो? क्या कह रही हैं? रामनवमी के दिन अगर मुख्यमंत्री धरने पर बैठा हुआ है और वहां से आलोचना कर रहा है, तो मुख्यमंत्री एक संदेश दे रही है। किसको? दूसरे ग्रुप को, कि मैं तुम्हारे साथ हूं, देखो मैं क्या स्टैंड ले सकती हूं। देखिए, मैंने एक पटना में टिप्पणी की है, नीतीश कुमार अभी तक क्यों नहीं नालंदा गए? उनका गृह क्षेत्र है ना, जाके मलहम पूछना चाहिए था, जाना चाहिए था। यही तो मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा मेरे जाने की जरूरत क्या है? लेकिन सर, नीतीश जी एक नाम भी ले लिया, किसने किया, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दे दिया, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे। अब देखिए, नीतीश कुमार 4 दिन के बाद बोल रहे हैं ना। नीतीश कुमार की बहुत आलोचना हुई है ना। एक बार चलिए पटना, आप देख लीजिए। एक बार बहुत से पत्रकारों ने जा करके नालंदा के विक्टिम्स का स्टेटमेंट लिया है। एक बार आप लोग भी चले जाइए, मैं उसको यहाँ रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा, राइट कहीं भी हो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अगर रामनवमी के जुलूस को निकालने पर परेशानी होगी और बाकी समाज के जुलूस को रास्ता दिया जाएगा, तो ये ठीक नहीं है, तो फिर तनाव बढ़ेगा। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। नीरज जी, एक सेकंड। नीरज जी, रविशंकर जी, ये बड़ा अजीब था कि एक ही दिन में
6-7 स्टेट्स में ये इस तरह से हिंसा हुई, ऐसी वारदात हुई, ये क्यों? नहीं, जवाब बहुत कम्युनल वायलेंस कुछ मिनटों के लिए होता है, फिर शांत हो जाता है अगर आम लोग उसमें इन्वॉल्व हों। पॉलिटिकल पार्टीज जब इन्वॉल्व होती हैं तो फिर लंबा चलता है। नहीं, आपने बहुत सही कहा। इस बार ये एक सुखद बात रही कि बाकी जगह जहां रहा 2-3 घंटे में या एक दिन में शांत हो गया। बंगाल बिहार में क्यों बढ़ता रहा, ये तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। देखिए, कम्युनल वायलेंस कोई आज तो नहीं होता है, सैकड़ों वर्षों से होता है। आप उसको कैसे कंट्रोल करते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था। और ये सीधा सीधा सियासत ने वोट के लिए सख्ती नहीं की, पुलिस नहीं भेजा। और एक बार पुलिस को आप कह दीजिए कि राइट नहीं होना है तो पुलिस कंट्रोल कर लेती है, मैं जानता हूं। पर ध्रुवीकरण का फायदा भाजपा को होता है। ये ध्रुवीकरण का फायदा भाजपा को होता है। गिरिजा जी, ये आपका और आपके मित्रों का आरोप तब से चल रहा है जब से हम पैदा हुए हैं। पर सही है ना? एक मिनट, मैंने ये तो नहीं कहा, आरोप कहा मैंने। अब हम लोग देश पर राज कर रहे हैं, एक बार नहीं 9 साल से राज कर रहे हैं, 24 में फिर आएंगे। अब तो थोड़े सुर बदल दीजिए, ये मैं कहना चाहता हूं। जी, राहुल सिन्हा जी एक सवाल पूछें। रवि जी, इस सब के बीच में ममता बनर्जी का एक और स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि ये रमज़ान का मौका है, इस वक्त पवित्र महीना चल रहा है, रोज़ा रखे हुए मुसलमान कभी भी पत्थर नहीं चला सकते। अब यही सर्टिफिकेट दिक्कत कर देता है ना, क्योंकि इसका सीधा उपाय है कि प्रभु राम की उपासना वाले पत्थर चलाते हैं। मैं ये कहना नहीं चाह रहा था राहुल, मैंने वो संयम रखा, ये मैंने उनका स्टेटमेंट सुना है। क्योंकि आपने कहा दिस बाय इटसेल्फ शोज हर डबल स्टैंडर्ड्स, उनके दोहरे मानदंड, ये ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री, देखिए नीरज, आपको मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने सवाल किया तो मुझे मैं उत्तर दे दूंगा प्लीज। और मैं यंग फ्रेंड्स, आप लोग भी सुनो। ये एक सच्चाई है कि मुसलमान का वोट बीजेपी को कम मिलता है, सच्चाई है। क्यों मिलता है छोड़ दो, क्योंकि 50-60 साल से बीजेपी की पिटाई करोगे तभी तुमको मुसलमानों का वोट मिलेगा। पॉलिटिक्स चली है। आज हम देश में राज करते हैं, 12-13 प्रदेशों में राज करते हैं। हमने सबको एक नजर से देखा कि नहीं देखा। अगर स्कॉलरशिप दिया तो क्या मुस्लिम बच्चों को छोड़ दिया? अगर गांव में बिजली लाई तो क्या मुस्लिम गांव को छोड़ दिया? मैं देश का आईटी मंत्री रहा हूं, डिजिटल इंडिया में मेरी थोड़ी भूमिका है पीएम के निर्देश में। आज क्या मुस्लिम बच्चे डिजिटली इंपावर्ड नहीं हो रहे हैं, स्टार्टअप पे नहीं जा रहे हैं क्या? यह बड़े सवाल। अगर 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया जा रहा है तो क्या मुस्लिम परिवारों को छोड़ा गया है? नहीं, क्योंकि हमें वोट मिले या न मिले, एक बार हम सत्ता में हैं तो हमारा फर्ज है हम सबकी चिंता करें। यही है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, और ये हम करेंगे। और ये बड़े सीनियर लोग बैठे हुए हैं, क्षमा करेंगे, कई नेता ऐसे हैं, यहां छोड़ दो ये भाजपाई, जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया, यहां सड़क नहीं बनेगी। हम अपने प्रदेश में जानते हैं, तो ये तो आपको हम प्रमाण दे देंगे। जयशंकर जी वहां बहुत काम कर चुके हैं, जानते हैं। बंगाल में तो ये बैठे हुए हैं दादा हमारे, वहां तो और होता है। तो ये मोदी जी की बहुत बड़ी बड़कपन है कि जब कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो सबके लिए काम होता है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं रविशंकर जी, और ये वीडियो है ममता बनर्जी जी का जिक्र चल रहा है। आपने कई सारी बातें बताई, जरा दिखाइए उनका ये वीडियो। शायद आप लोगों को ये बड़ा फनी लगे, लेकिन दिखाइए जरा ये वीडियो। ये देखिए, ये ममता बनर्जी जो है, वॉशिंग मशीन है ना, बीजेपी को वॉश कर रही है। वो बता रही है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है जिसमें काली शर्ट डालो तो व्हाइट निकल के आती है। चलिए, क्या है आपका इसमें कमेंट? देखिए, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, हम उनकी पीड़ा समझते हैं ना दादा? वो क्या थे मंत्री जी जिनके घर से 60 करोड़ रुपया निकला था? पार्थो चटर्जी। माय यंग फ्रेंड्स, टीचर्स के नियुक्ति में वहां के शिक्षा मंत्री और वो और उनके एक मित्र के फ्लैट से 60 करोड़ रुपया निकले, वो भी जेल में है ना, तो क्या करें हम, बताइए आप? उनके बाकी जो सब कुछ है मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, होगा तो आप बताइएगा। तो चलिए, चलता है। अच्छा, अब एक क्योंकि यहाँ पे कई यंग बच्चे बैठे हुए हैं, एक सवाल है एनसीईआरटी को लेकर।
एनसीईआरटी की किताबों से महात्मा गांधी की हत्या, नाथूराम गोडसे की पहचान, आरएसएस पर बैन और मुगलों के इतिहास के कुछ हिस्से हटा दिए गए। क्या ये सही है? आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि एनसीईआरटी इसका जवाब दे रही है। आज भी उन्होंने कहा है ये उनका रिव्यू का प्रोसेस था, लेकिन मैं कुछ लार्जर इशू यंग फ्रेंड्स आपके सामने उठाना चाहता हूं। क्या है भारत का इतिहास? क्या सिर्फ मुगलों का इतिहास है? चोलास ने जो काम किया, मैंने इधर बहुत अध्ययन किया, राजेंद्र चोला और राजा राज चोला, दे वर मैरीटाइम पावर ऑफ ग्रेट इंपोर्ट, और उनके जहाज चलते थे तो तारे के संकेत से उनका जहाज चलता था। उस समय कोई कंपास नहीं था। ये जो पूरा सतवाहन डायनेस्टी जो थी, ये जो चालुक्य थे, इनके महान, ये जो विजयनगरम एम्पायर था, आपको पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया गया। क्या मतलब है? शिवाजी का कितना इंक्लूसिव गवर्नमेंट था, उनको क्या क्या टिप्पणियां की गई, ये ठीक नहीं है, क्षमा करेंगे। और औरंगजेब महान, और जो उनके भाई थे दारा शिकोह, उसके बारे में कभी अच्छा बताया गया? नहीं बताया गया। तो आज जब देश आगे बढ़ रहा है तो भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार और रियली जिनका कंट्रीब्यूशन था, उनके बारे में भी बताने की जरूरत है। गांधी जी के बारे में पूरा कुछ है। गांधी जी के हत्या के बाद में जिस तरह से कुछ कमेंट किए गए हैं, उसको रिव्यू करने की बात हो रही है। और क्षमा करिए, ये नहीं है कि वामपंथी हर जगह से हार गए, ये कहीं नहीं है केरला के अलावे, लेकिन देश क्या पढ़ेगा ये हम तय करेंगे। क्या मतलब है इसका? क्यों होना चाहिए? मैं सुनिए आप, मैंने राजसभा में एक सवाल किया था, एनसीईआरटी किताब थी, सुनो बच्चों ने कहा था भगत सिंह वाज अ टेररिस्ट रेवोल्यूशनरी, सुभाष चंद्र बोस वाज एन एक्सट्रीमिस्ट, जाट लुटेरे थे। मैंने उठाया था उस वक्त, बहुत बड़ा विषय बना था। क्यों? क्या मतलब है इसका? तो उनकी अपनी एक सोच है। सुभाष चंद्र बोस को इन लोगों ने 40 साल क्या कहा था, याद है? मैं वो नाम रिपीट नहीं कर सकता, दादा से पूछिए आप। डॉग ऑफ तेजस, बोलिए डॉग ऑफ क्या क्या कहा था। अब बाद में काम से गलती हो गई। जो देशभक्त है वो देशभक्त रहेगा, उसकी विचारधारा कुछ भी हो। लेकिन और अगर कुछ लोग समझते हैं कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट हम ही देंगे तो बदलाव होना चाहिए, और वो हो रहा है। लेकिन रविशंकर जी, पुरानी किताब में नाथूराम गोडसे को एक कट्टरपंथी हिंदू अखबार का संपादक बताया गया। नई किताब में सिर्फ यह लिखा गया है कि नाथूराम गोडसे नाम के एक युवा व्यक्ति ने गांधी जी पर गोली चलाई। अब उसका मेरे पास डिटेल नहीं है कि वो संपादक थे या नहीं थे, उसको छोड़िए आप। मैं कोई नाथूराम गोडसे को जस्टिफाई करने नहीं बैठा हूं। ठीक है, उन्होंने मारा, गलत किया, उनको फांसी हो गई, वो चले गए। ठीक। महात्मा गांधी महान है और रहेंगे, और महात्मा गांधी का जितना सम्मान हमारी सरकार और मोदी जी करते हैं वो सबके सामने है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जिस तरह से देश के बच्चों को भारत के इतिहास के बारे में बताया गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यंग फ्रेंड, डू यू नो लचित भृगुपुखन, आसाम के ऐसे जनरल थे, उन्होंने औरंगजेब की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। तभी उनकी चर्चा होती है क्या? क्यों नहीं होती है? बाद में अटल जी की सरकार में एनडीए के कैंपस में उनकी बड़ी मूर्ति लगी है। मैं गया था वहां पर उनकी उस लड़ाई को देखने के लिए। कितने बहादुर लोग, उनकी जानकारी क्यों नहीं होनी चाहिए? बिहार के बाबू कुंवर सिंह, हमारी रानी लक्ष्मीबाई, उनकी हिम्मत क्यों नहीं दिखाई जाना चाहिए? तो हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट्रिक ये जो मराठा कंट्रीब्यूशन था, उनकी लड़ाई पर हमेशा वो हारते थे। ये ठीक नहीं है। तो अगर देश के इतिहास को ऑब्जेक्टिव रूप से जो चीज छुपाई गई उसको बताने की कोशिश की जा रही है, तो बिल्कुल सही है। 75 साल से बहुत गड़बड़ पढ़ाया गया, बहुत हुआ, अब थोड़ा सच्चाई आने दीजिए। ठीक है, पंकज झा जी मेरे साथ हैं। पंकज जी, एनसीईआरटी पे, पंकज जी आपका सवाल। मेरा ये कहना है ना कि ये जो हिस्ट्री रीराइटिंग की आप लोगों ने शुरू किया है, तो सवाल ये कि इसका कोई एंड भी होगा। आप पुराने जितने भी मानक थे, रोल मॉडल थे, उन सबको बदल करके जो संघ और उसकी सोच से जो जुड़े हुए लोग हैं, एक बिल्कुल नई धारा बहाने पर तुले हुए हैं। इसका कोई एंड भी होगा? क्षमा करें, अगर चोलास की सच्चाई बताई जाए, जो छुपाया गया, जो मैरीटाइम पावर थे, अगर वो विजयनगरम के दुनिया के महानतम साम्राज्य की सच्चाई बताई जाए, अगर चालुक्य परिवार, सतवाहन, इन सबों की विस्तारित जानकारी दी जाए, हर्षवर्धन के पूरे एम्पायर को छुपा कर रखा गया, ये कोई बदलना नहीं है। बदलना तब होता है जब बंगाल में दादा बैठे हुए हैं, एक बना था क्या शुद्धो क्या अशुद्धो, याद है आपको?
जो नॉन लेफ्टिस्ट वो शुद्ध हो, जो लेफ्टिस्ट वो शुद्ध हो, इसे गलत कहते हैं। तो और एक बात मैं आपसे कहूंगा, एक बहुत बड़ी कमेंट है मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहता हूं। एक अफ्रीकन ऑथर ने लिखा है कि जब तक शेर का अपना इतिहासकार नहीं होगा तब तक शिकारी का ही इतिहास सुना जाएगा। टिल द लायन हैज ए हिस्टोरियन ऑफ इट्स ओन, द हिस्ट्री विल बी ओनली ऑफ द हंटर। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण, भारत के पूरे इतिहास में औपनिवेशिकता बहुत छिपी हुई है। क्षमा करो मेरे मित्रों, मैं उसको बिल्कुल भर्त्सना करता हूं। किसने कहा पहाड़ी चूहा? नाम बताओ तो, कौन थे वो? शिवाजी को किसने कहा? इन वामपंथियों ने कहा था। महान हमारे नेता शिवाजी, क्या संघर्ष किया, क्या उनका साम्राज्य था, उनके कई जनरल्स मुस्लिम थे, उनको इन्होंने क्या क्या कहा था, अंग्रेजों ने कहा था, उसको इन्होंने फॉलो किया। तो ये अब नहीं चलेगा, ओके, और नहीं चलना चाहिए। अब मैं थोड़ा माहौल को लाइट करता हूं रवि जी, और नहीं मैं देखो माय फ्रेंड्स, थोड़ा मैं गर्म हुआ और जानकर हुआ। एज एन इंडियन आई फील वेरी ऑफेंडेड। सर एक सवाल, ठीक है, आप इस चीज को लेकर पैशनेट हैं, लेकिन एक चीज जो है उसको लेकर हम बड़ा पैशनेट हैं, और वो है हमारा रैपिड फायर राउंड। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको कुछ नहीं बोलना है। आपके बगल में ये प्ले कार्ड रखा है रवि जी, ये सामने कैमरा है आपका, जो ये कैमरा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको यस या नो, या अगर आप नहीं जवाब देना चाह रहे हैं तो उसको आप स्ट्रेट दिखा दीजिएगा। मतलब आप गड़बड़ सवाल पूछने वाले हैं, मैं समझ गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे ये है, सर वो प्ले कार्ड प्लीज ले लीजिएगा। अरे बाप रे बाप, आप उस तरफ मुझे जाना पड़ेगा, वहां पर ये सवाल आएंगे, जरा दिखाइए। मैं पहले जोरदार तालियां हो जाए जरा इन सवालों के लिए। मेरा पहला सवाल बीजेपी से, प्ले ऑन करिए इसको यहां पर। पहला सवाल जो है, बीजेपी से दोबारा गठबंधन के लिए नीतीश कुमार का स्वागत है, यस और नो सर? दरवाजे बंद हैं, अमित शाह जी प्राइम मिनिस्टर बोल चुके हैं, धन्यवाद। दूसरा सवाल प्ले करिए यहां पर। दूसरा सवाल यह है, साईं बाबा भगवान हैं? देखिए, मैं फिर कहूंगा, ये एक बहुत ही संवेदनशील सवाल है। मैं भी साईं बाबा का सम्मान करता हूं, मैं खुद भी शिरडी गया हूं। ये लोगों की आस्था का सवाल है, इस पर बहस नहीं होना चाहिए। सर ये प्ले कार्ड आप नीचे कर लीजिए, इसमें नो दिखाई दे रहा, ठीक है, अंडरस्टूड। अब मेरा तीसरा सवाल है, करके जो मैंने बोला उसी को दिखाइए। एब्सोल्युटली जोरदार लाइव जा रहा है सर, जोरदार तालियां हो। तीसरा सवाल प्ले करिए यहां पर। पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सर प्ले कार्ड के साथ। देखिए, ये सवाल मैं यस तो मैं नहीं दे सकता, आपको मुझे इसका जवाब देने में, देखो इसके पूरे इंप्लीकेशन को समझना पड़ेगा। अगर जनगणना करनी है तो नीतिगत रूप से हम उसके विरोधी नहीं है, लेकिन वो ना जनगणना प्रामाणिकता से होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन से होनी चाहिए, प्रॉपर टूल से होनी चाहिए, तब उसके आप किसको कितना फायदा मिल रहा है मिले। लेकिन जब पॉलिटिकल कारणों से लोग अपना बेस बनाकर करते हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक है, अब मेरा आपसे एक और सवाल, जरा प्ले ऑन करिए, तालियां हो जाए जोरदार। पहले, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, यस और नो सर? मैं इसमें एक ही बात कहूंगा, दिस इज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। ठीक है, यस और नो सर? मैंने उससे बड़ी बात कही, ठीक है, दिस इज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। ओके, अगले सवाल के लिए तालियां हो जाए जोरदार। अगला सवाल है, प्ले ऑन करिए इसको यहां पर। अगला सवाल ये देखिए, हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, ये कौन सा क्या सवाल है? ना ओके, पास। ये मैं इसको उचित सवाल मानता ही नहीं, क्षमा करिए। फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, देश के सब के लिए। ठीक है, ये सवाल गलत है। अगला सवाल सर, आप प्ले ऑन करिए। अगला सवाल जो है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। बहुत सारे हिस्टोरियंस का मत है, मैं राजस्थान गया हूं, उन्होंने एविडेंस दिखाया है कि वामपंथी इतिहासकारों ने अकबर को विजयी बताया, महाराणा प्रताप को पराजित बताया, जबकि सच्चाई दूसरी थी। यस और नो सर? प्ले कार्ड के साथ जी, यस और नो? यस। ओके, वेरी लाउड एक्चुअली। अब एक विषय जो काफी चर्चा में रहा है, सीधे प्ले ऑन करिए इसको यहां पर। और समलैंगिक संबंध सनातन संस्कृति के खिलाफ है, यस और नो सर? देखिए, इसको भी फिर आप हम यस नो में नहीं कर सकते, लेकिन मेरे मित्रों, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं और आप मुझे समय दीजिए। शो दिस
रिलेशनशिप वॉज क्रिमिनल अर्लियर, ठीक है ना। लेकिन जब निर्णय हुआ तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये एक ह्यूमन अपनी अपनी रुचि होती है, तो इसको क्राइम नहीं मानना चाहिए। तो हमारी पार्टी ने भी कहा कि इसको क्राइम नहीं मानना चाहिए। तो आज की तारीख में इंडियन पेनल कोड में जो सेम सेक्स रिलेशनशिप को क्रिमिनल बताया गया था वो नहीं है। लेकिन क्या इसको शादी का रूप दिया जाए, क्या इसको बाकी रूप दिया जाए, ये विषय डिबेटेबल है, पूरी दुनिया में बहस चल रही है। ठीक है, इसलिए इसको फोर्स नहीं करना चाहिए, इसको बहस समय के अनुसार होने दीजिए। ठीक है, मेरा लास्ट सवाल है सर, इसमें प्लीज यस एंड नो आप जरूर बताइएगा। और ये सवाल जो है, पहले जोरदार तालियां हो जाए फिर ये सवाल आएगा। सवाल दिखाइए यहां पर। 2024 में नरेंद्र मोदी का सीधा मुकाबला राहुल गांधी से है। ये Yes सवाल or no? का हम मित्रों जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि अपोजिशन में इतनी मारा मारी है कि वो कहां से निकलेगा, क्या होगा, इस पर मैं यस नो कह को मैं कहूंगा पास। लेकिन जो भी चुनाव होगा 24 में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, जनता उनका सम्मान करेगी। ठीक है, पहले जोरदार तालियां हो जाए। जवाब वैसे बहुत अच्छे दिया आपने और कुछ का एक्सप्लेनेशन भी आपने दिया। जयशंकर जी, आप एक सवाल पूछना चाह रहे थे, प्लीज गो अहेड। नहीं, हम तो पूछ रहे थे बिहार वाले सवाल पर था, जब बिहार में दंगे की बात। देखिए, रामनवमी के जुलूस तो हर साल निकलते ही रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में जो देखा जा रहा है, हाल के वर्षों में देखा जा रहा है कि रामनवमी का जुलूस निकलता है और ख़ास तौर से सांप्रदायिक तनाव वाले इलाकों में, मस्जिद या दरगाहों के आसपास से उसमें घुस करके जय श्री राम के नारे बोलने, भड़काऊ नारे लगाने, कहीं उसका झंडा उतार दिया, अपना बजरंगी झंडा गाड़ देने, इस तरह की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसको आप किस रूप में देखना। दूसरा ये एक सवाल और, बिहार में जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार चलती है तब दंगे नहीं होते हैं, जब भाजपा अलग हो जाती है तो दंगे होते हैं। और एक कार्यकर्ता जो पकड़ा गया है उसने कहा कि हाँ मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और हथियार लेकर वहाँ गया था रैली में, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, पहली बात मैं ये बताऊं, ये आपका आरोप गलत है कि जब हम साथ हैं तो दंगे नहीं होते हैं। बिहार में दंगों का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, आप भी जानते हैं इस बात। लेकिन मैं पटना साहिब का एमपी हूं, मैं रामनवमी के दर्जनों जुलूस में गया, कुछ नहीं हुआ। मुस्लिम मोहल्लों के बगल से गुजरे हम लोग। मेरा सवाल यह है कि जो पारंपरिक रूप से तनावग्रस्त इलाके हैं, जहां आपको पुलिस रखनी चाहिए थी, जो आपने पिछले 2 साल रखी तो दंगा नहीं हुआ, इस बार क्यों नहीं रखी? ससराम में इतने बम क्यों फूट रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक फेलियर है, इसको स्वीकारना पड़ेगा। और मैं एक बात कहना चाहूंगा जरूर कि नीतीश बाबू के साथ हमारे संबंध रहे, उनको नेता हमने बनाया, अटल जी सरकार मंत्री बने। जॉर्ज साहब आपके दोस्त तो एकदम उनके खिलाफत करते थे, दिग्विजय बाबू भी करते थे, हम लोग उनको उठा करके चलाए, पढ़ाए। अब चलिए, नीतीश बाबू हैं, छोड़ दीजिए, क्या कहा जाए। लेकिन एक सवाल है सर, आप लोग परिवारवाद को लेकर हमेशा बहुत ज़्यादा मुखर रहते हैं, बहुत अटैकिंग मोड में रहते हैं। थोड़ी देर पहले AK एंटनी के जो पुत्र हैं अनिल एंटनी, उन्होंने आपकी पार्टी ज्वाइन कर ली। भाई तो बड़ी अच्छी बात है ना, ये तो परिवारवाद का प्रतिकार हो गया कि AK एंथोनी 2-3 बार के मुख्यमंत्री केरला में, उनका बेटा बीजेपी में आ रहा है, तो बहुत बड़ी बात है था। तो मतलब कम से कम पिताजी उसके प्रमोशन के तो नहीं ना है कांग्रेस बीजेपी में, ये तो अलग बात है, ये तो अच्छी बात नहीं। लेकिन परिवार का ही अंश आ रहा है। नहीं, अब ये सोचना आपका ठीक नहीं है। मेरा देखिए, परिवारवाद का मतलब क्या, अच्छा है क्लैरिफाई मैं कर दूं। परिवारवाद का मतलब जैसे प्राइवेट कंपनी होती है ना, पिताजी गए तो बेटा बनेगा CEO और MD, उसी प्रकार से पिताजी गए, बीमार रहे तो तेजस्वी यादव बनेंगे डिप्टी CM और CM, अखिलेश यादव बनेंगे CM उनके बाद। ये जो परंपरा चलती है, स्टालिन बनेंगे करुणानिधि के बाद, उद्धव ठाकरे बनेंगे, तो ये सिस्टम को परिवारवाद कहा जाता है। ओके, राहुल जी एक सवाल। कर्नाटक में जो येदियुरप्पा जाएंगे उसके बाद उनके बेटे आएंगे, ये क्या कहा जाएगा? अब आपने तो कल्पना कर दी, उनके बेटे मुख्यमंत्री बन रहे हैं क्या? उनकी जगह उनको चुनाव उनके बेटे लड़ाया जा रहा मुख्यमंत्री बन रहे हैं क्या? है। चुनाव तो देखिए, लड़ाया जा रहा है। येदियुरप्पा जी हमारे महान नेता हैं, मैं जानता हूं। बीजेपी को कर्नाटक में जमाने में जितनी मेहनत येदियुरप्पा जी ने की है, किसी ने नहीं की है, तभी बीजेपी आज वहां से वहां पहुंची है। उसका सम्मान होना चाहिए। अब आगे, अच्छा अभी तो कोई बोम्मई साहब मुख्यमंत्री है, अच्छा नहीं, वो हटे तो उनके बेटे बन गए, ये मेरे ख्याल में सोच ठीक नहीं है। एक सेकंड, जयंता जी कुछ सवाल पूछो। एक मेरा मतलब डिफरेंट सवाल है कॉलेजियम के बारे में। आप सुप्रीम कोर्ट को तारीफ कर रहे थे
और जुडिशियरी में कभी खुशी कभी गम होता रहता है, लेकिन अभी तक इस इशू में सरकार की जो रोक है 2014 से फर्स्ट कैबिनेट, छोटा सवाल सर, समय अभी कम। तक अपने उनमें सुप्रीम कोर्ट के साथ देखिए, रिजॉल्व नहीं कर पाए। ये बड़ा गंभीर सवाल है। आप लॉ मिनिस्टर थे, इस पर कभी आप चर्चा मुझसे कराइएगा। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के बहुत डिबेट है, और वो डिबेट जुडिशरी के अंदर भी है। बहुत से नामी जूरिस्ट ने और नामी जजेस ने इसको सही नहीं पाया है। वहां बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको सुधारने की जरूरत है। अब इसका रास्ता एनजेसी को उन्होंने तोड़ दिया। सारी पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया था, मैंने उसको मूव किया था, उसमें लॉ मिनिस्टर था, उन्हें तोड़ दिया। उस निर्णय को मैं सही नहीं मानता हूं, और कानून के एक छात्र के रूप में मुझे निर्णय को क्रिटिसाइज करने का अधिकार है। आज जज के अपॉइंटमेंट डाइवर्सिटी की जरूरत है, महिलाओं को आने की जरूरत है, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उनको जज बनने की जरूरत है। ये तो ठीक नहीं है, लेकिन चलिए, इसका रास्ता टीवी स्टूडियो नहीं है, इसका रास्ता है बातचीत करना। अंडरस्टूड। बहुत कम समय नीरजा जी, लास्ट सवाल, शॉर्ट सवाल। नहीं, मैं ये क्विक सवाल है कि आपने कहा येदियुरप्पा का बेटा सीएम तो नहीं बन रहा, तो पहला कदम तो रख रहा, दूसरा कदम सीएम भी हो सकता है ना। मैं फिर कह रहा हूं, मुलायम हटे अखिलेश बने ना, लालू हटे तेजस्वी बने ना, ठाकरे साहब मेरे उद्धव आए ना, ये है ओम प्रकाश चौटाला आए ना जब देवीलाल नहीं रहे। दिस इज कॉल्ड परिवारवाद। अब सोनिया जी आई, अब राहुल जी आए, दिस इज कॉल्ड परिवारवाद। अब कोई इलेक्शन लड़ता है, इसको मना नहीं करना। ओके, सर लास्ट सवाल आप सर। लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा को उपाध्यक्ष कब मिलेगा? लोकसभा को उपाध्यक्ष कब मिलेगा? इस पर अगला कार्यक्रम कभी करेंगे तो विस्तार से बताएंगे। चलिए, रविशंकर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। जोरदार तालियां हो जाएं इन सवालों का आपने जो जवाब दिया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, जस्ट कमिंग फ्रेंड्स।